अच्छा स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको भी पता है कि मैटर की तीन ही स्टेट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, एक को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट और एक को हम कहते हैं गैसियस स्टेट। इसके अलावा जो प्लाज्मा स्टेट है या सेमी सॉलिड है, वो सारी कॉम्बिनेशंस हैं इन्हीं स्टेट्स की, जो कि हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट पे ही फोकस करेंगे। इन तीनों स्टेट में से भी मैं आज आपके पास गैसेस स्टेट को कवर करूँगा। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं गैसेस स्टेट की। ठीक है, इसका मतलब हम मेनली वो सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे या वो सारी केमिस्ट्री को डील करेंगे जो कि गैसेस से रिलेटेड हो। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉयज़ लॉ। अच्छा देखें, जब भी हम किसी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन मेंशन करते हैं, चाहे वो कोई सा भी लॉ हो। इट स्टेट्स दैट, कि इन्होंने कहा। तो यहाँ मैंने स्टेट्स दैट लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि लॉ आपसे कहना क्या चाह रहा है। ये आप चाहें तो आप भी साथ साथ उतार सकते हैं, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही जैसे मैं काम करा रहा हूँ बिल्कुल आप एज इट इज़ ऐसे ही पेपर में भी करेंगे। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। एक गैस है जिसका वॉल्यूम है, और गिवन मास का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने कंटेनर के अंदर जो गैस ली है वो 10 ग्राम ली है। ठीक है, तो एट द एंड एक्सपेरिमेंट जब ख़त्म हो जाएगा तब भी उसका मास 10 ग्राम ही होना चाहिए। इसका मतलब जो भी गैस आप यूज़ कर रहे हैं उस गैस का मास ये ना तो कम हो जाना चाहिए, ना ही उस गैस का मास ज़्यादा हो जाना चाहिए। मतलब अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगी। इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। इसका मतलब एक गैस की फिक्स क्वांटिटी आपको दे दी है और उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। सो गैस का वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ये एज है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। वो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम एक फिक्स्ड मास वाली गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और अगर आप प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, या एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो आपसे यही कह रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। मीन्स अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर मैं प्रेशर को कम करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी हम एक इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, और साथ में वो आपसे कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारा का सारा काम आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है। और यह वैसे भी याद रख लीजिए, जब भी हम कोई लॉ पढ़ रहे होते हैं या कोई हम रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, तो जिन दो चीज़ों के दरमियान हमारा रिलेशन होता है उसे छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल इस लॉ के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो वॉल्यूम और प्रेशर है। तो बेटा वॉल्यूम और प्रेशर के अलावा यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो सब कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब हम इसे मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। वो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन, वॉल्यूम को शो करते हैं हम वी से। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं और 1 लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शन। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, प्रेशर के, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए पी। अच्छा, अब कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें थी वहाँ, यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर दीजिए। आपके पास दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, एक आपके पास मास, तो मास को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एन से, नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, क्योंकि जब मास चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको चैप्टर 1 के अंदर दूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ठीक है, ये एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ें आपने कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हम उसकी जगह क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह भी क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट, और साथ में आ गया 1/p।
ठीक है। अब कांस्टेंट का कोई ना कोई सिंबल भी होगा, जिस तरह से वॉल्यूम का सिंबल वी होता है, प्रेशर का सिंबल पी होता है, तो इस तरह से कांस्टेंट का भी कोई ना कोई सिंबल होगा। और कांस्टेंट का सिंबल यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो के है। तो के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो के ही आएगा, और डिवाइड में यहाँ पे आपके पास है पी। फॉर एग्जांपल ये फार्मूला भी वॉल्यूम के लिहाज से बना हुआ है। अगर मैं इस फार्मूले से कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो जब भी आप किसी के लिए फार्मूला बनाते हैं तो उस चीज़ को आप वहीं रहने देते हैं, उस क्वांटिटी को आप वहीं रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें उससे हटा लेते हैं। तो देखें के के साथ पी लगा हुआ है, पी नीचे डिवाइड में अपॉन में लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इस पी को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा पी वी इक्वल के, ये कांस्टेंट के बराबर आ गया। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक हम वैल्यूज़ ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट से पहले की, और एक हम ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद की। उन्होंने यही कहा ना आपसे कि जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब एक वैल्यूज़ तो आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम की वो होंगी जो कि एक्सपेरिमेंट से पहले, चेंज करने से पहले, छेड़छाड़ करने से पहले, और एक वैल्यूज़ आपके पास वो होंगी जो कि चेंजेस करने के बाद आएंगी। तो बेटा वो वैल्यूज़ जो कि एक्सपेरिमेंट से पहले की हैं उसे आप कह देंगे इनिशियल स्टेट। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट के लिए आप क्या लगा सकते हैं, आप पी के साथ आई भी लगा सकते हैं, आई शो करेगा इनिशियल स्टेट है, या फिर आप यहाँ पे 1 शो कर दें, 1 का मतलब इनिशियल स्टेट हो जाएगा। तो P1 V1 इक्वल के साथ आप 1 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट के बाद की जो वैल्यू आएगी उसे हम किसका नाम दे देंगे, फाइनल का। तो हम लिख देते हैं एट फाइनल स्टेट। ये आपके पास, अब आप P के साथ F भी लगा सकते हैं और P के साथ आप 2 भी लगा सकते हैं। तो P1 V1 शो कर रहा है इनिशियल स्टेट को, मतलब एक्सपेरिमेंट से पहले की वैल्यूज़ को, और P2 V2 शो कर रहा है एक्सपेरिमेंट की बाद वाली वैल्यूज़ से। सो P2 V2 किसके बराबर हो जाएगा, के साथ अभी भी आप 1 और 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि के कांस्टेंट है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब देखें आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, एक पहली इक्वेशन है और एक दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें तो इनमें से दोनों में से एक साइड सेम है, देख रहे हैं, इसकी दो साइड्स हैं, एक एरो से एक इक्वल से पहले वाली और इक्वल के बाद वाली। इक्वल के बाद वाली में के है, और ये वाली इक्वेशन भी देखें तो देखें इसमें भी एक साइड सेम है, दोनों के अंदर इक्वल के बाद के आ रहा है। तो जब भी दो इक्वेशंस की एक साइड सेम होती है तो हम क्या कर देते हैं, कंपेयर। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, अब कंपेयर करते में आप क्या करते हैं, जो साइड सेम होती है आप उसे नहीं लिखते। सेम कौन सी साइड है, के वाली, तो के आप दोनों में से नहीं लिखेंगे। इसमें से क्या बच गया आपके पास, P1 V1, और दूसरी वाली इक्वेशन में से आपके पास क्या बच गया, यहाँ भी देखें के सेम है तो P2 V2। तो ये आप एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद हम अगले लॉ पे आ जाते हैं, चार्ल्स लॉ के ऊपर। देखें, शुरू की क्लासेस हैं, मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम कम करके। तो अगले लॉ को देख लेते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास है चार्ल्स लॉ। अगेन एक लॉ है, तो आप क्या लिख देंगे, वही लाइन, इट स्टेट्स दैट। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इट स्टेट्स दैट। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा। सो स्टेटमेंट आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to the temperature। अब टेम्परेचर के साथ रिलेशन है तो जाहिर है प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो हम लिख देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, देखें स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है, स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि वॉल्यूम एक फिक्स्ड मास वाली गैस का, मतलब एक गैस है जिसकी क्वांटिटी आपने फिक्स कर दी है, अगर 10 ग्राम्स है तो गैस
एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी 10 ग्राम्स ही यूज़ होने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस की जो फिक्स क्वांटिटी है उसका वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? टेम्परेचर के। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। डायरेक्टली का मतलब होता है काम सेम हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो। अब हम इसे मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। सो वॉल्यूम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए हम अपॉन में नहीं लिखते, वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता तो मैं यहाँ 1 भी लगाता, जैसे मैंने बॉयज़ लॉ में किया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? टेम्परेचर के, तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ T। कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें उनको बताते हैं बेटा। फिक्स मास के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम N यूज़ करते हैं, और प्रेशर है तो फिर हम इसके साथ क्या यूज़ करें? P। एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो हम लिख देते हैं R कैप्ट कांस्टेंट। ये दोनों चीज़ें आपने क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है। अच्छा, जब फिर आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट का कोई ना कोई सिंबल भी होगा, जिस तरह से वॉल्यूम और टेम्परेचर का है, तो वो सिंबल हम लगा देते हैं K। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये T इसके साथ लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो V/T बराबर हो जाएगा K के। ठीक है, ये T मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये K के लिए वैल्यू निकल जाएगी। अब वही कंडीशंस हैं कि एक वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंट से पहले के लिए, तो हम लिख देते हैं एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट में हम क्या लगा देते हैं? 1 या फिर I, तो ये हो गया V1/T1 इक्वल K, और दिस इज इक्वेशन 1। फिर फाइनल स्टेट के लिए हम क्या करते हैं? हम लिख देंगे एट फाइनल स्टेट, मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आए, और फाइनल स्टेट के लिए हम लिख देते हैं या तो F या फिर 2। सो V2/T2 इक्वल K। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में अभी भी एक साइड सेम है। देखें दोनों के अंदर K आ रहा है, तो जब भी एक साइड सेम होती है तो हम क्या कर देते हैं? कंपेयर। तो हम लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बेटा कंपेयर करते में जो साइड सेम होती है वो हम नहीं लिखते। इसका मतलब एक जगह पे आपके पास आ गया V1/T1, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा V2/T2। तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ था। एक और लॉ है, उसे भी देख लेते हैं। ये आपके पास जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड लास्ट लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ। अगेन एक लॉ है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे काम? इट स्टेट्स दैट से। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट स्टेट्स दैट। ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मेरे साथ साथ उतार लीजिएगा आप, एग्जाम में आप बिल्कुल एज इट इज़ लिख दीजिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। देखिए अब आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, अब देखिए गिवन मास नहीं कह रहा, ठीक है, गिवन मास नहीं कह रहा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एक गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, और अब हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर है बाकी की चीज़ें कांस्टेंट होंगी। क्या क्या बाकी बच गया? टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है भाई। फॉर एग्जांपल वो आपसे कह रहा है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे अगर आप उनको बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स को कम करेंगे तो ज़ाहिर है वॉल्यूम भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मोल्स का बहुत आसान करके मतलब है अमाउंट।
तो बेटा अगर आप क्वांटिटी अमाउंट फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 किलो गैस की बात करूँ तो 5 किलो गैस ज़ाहिरी बात है कम जगह में आएगी, और अगर मैं 50 किलो गैस की बात करूँ तो 50 किलो गैस ज़ाहिरी बात है ज़्यादा जगह में आएगी। तो गैस की कितनी क्वांटिटी है अगर आप वो बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। ऐसे ही ना, अगर गैस के 5 kg आप लें और गैस के अगर 10 kg लें तो ज़ाहिर बात है 10 kg का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज़्यादा ली है, वो ज़्यादा जगह घेरेगी। तो एक तो सिंपल सा लॉ है, अब हम इसे मैथमेटिकली लिख देते हैं। आ, वो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कांस्टेंट क्या क्या रखा है हमने, टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम लिख देते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनली के साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, तो हम यहाँ भी कांस्टेंट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट की जगह पे हम इसका सिंबल लिख देते हैं, डेट इज़ के। अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ, उसके लिए एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूँ, फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, तो जाहिर है इस एन को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये एन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो वी बाई एन इक्वल के, ये हमारे पास फार्मूला बन गया के लिए। अब एक्सपेरिमेंट से पहले के लिए और एक्सपेरिमेंट के बाद के लिए देख लेते हैं। सो हम लिख देते हैं एट इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, V1 N1 इक्वल के, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ा है, बिल्कुल एज इट इज़ उसी पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ। और जो सेकंड वाला है उसे हम किसका नाम दे देते हैं, एट फाइनल स्टेट का। अब आप क्या लिख देंगे, V2/N2 इक्वल के, दिस इज़ इक्वेशन 2। आपको पता है कि अभी भी दो इक्वेशंस हैं और उन दोनों इक्वेशंस की एक एक साइड सेम है, तो आप क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। सो हम लिख देते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, जैसे हम पहले करते आए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में V1/N1, और इसी तरह से इक्वेशन 2 से आप क्या उठा लेंगे, V2/N2। यहाँ पे हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल गैस इक्वेशन के ऊपर। अच्छा, देखें जनरल गैस इक्वेशन इस ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, तो आप इसे ज़रा अच्छे से पढ़िएगा। इसके पहले नाम देख लें कि ये एग्ज़ाम के अंदर किस किस नेम से आ सकता है। जनरल गैस इक्वेशन आपके पास पेपर के अंदर एक तो जनरल गैस इक्वेशन के नाम से ही आएगा, तो आपने एक नाम जनरल गैस इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, अच्छा, और पेपर के अंदर ये आपको आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से भी आ सकता है, तो इसका आपने एक और नाम याद रखना है कि इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से भी आ सकता है, सो आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट वाला नाम भी याद रखना है। इन तीनों में से कोई भी नाम आपको वो लिख के दे देगा कि आपने इसके लिहाज से काम करना है, तो आप बिल्कुल एज इट इज़ काम करना शुरू हो जाएगा, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक लाइन लिख देते हैं कि एग्ज़ाम में भी बिल्कुल आप इसी तरह से लिख दीजिएगा। हमने अभी तक पढ़ा है बॉयज़ लॉ, तो हम उसी अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं। बॉयज़ लॉ, इसके अलावा हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, इसके अलावा हमने पढ़ा एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, ये 3 लॉ हमने पढ़े। अगर अब हम क्या करें, अब हम तीनों लॉज को कंबाइन करें। अब हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मे बी कंबाइन टुगेदर, कि हम इसे कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम एक जनरल रिलेशन बना सकें, टू गिव अ जनरल रिलेशन बिटवीन। अच्छा देखें, अभी तक हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं वो हमने किस किस के दरमियान पढ़े हैं, वो हमने वॉल्यूम के दरमियान, प्रेशर के दरमियान, टेम्परेचर के दरमियान और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान पढ़े हैं। तो ये सारी लॉज को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो ये आपके पास किसके दरमियान का रिलेशन देगा, ये आपके पास वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो हम लिख देते हैं बिटवीन वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर, और साथ में हमने नंबर ऑफ मोल्स भी पढ़े हैं।
तो नंबर ऑफ मोल्स, और पढ़े किसके हैं, गैस के, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं गैस। सो ये एक लाइन आपने लिखनी है स्टार्ट करते में काम से पहले। अब उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो बॉयज़ लॉ में क्या बताते हैं, तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ। अगर आपको याद हो तो बॉयल्स ने आपको बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम और प्रेशर की बात करते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। सो हम बिल्कुल एज इट इज़ मेंशन कर देते हैं कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। बिल्कुल हमने यही पढ़ा था बॉयज़ लॉ के अंदर, और हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर कैप्ट कांस्टेंट। जो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कैप्ट कांस्टेंट है। इसी तरह से हमने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था उसे मेंशन कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपसे कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इसमें क्या दो चीज़ें हमने कांस्टेंट पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर, ये दोनों कैप्ट कांस्टेंट थे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर कैप्ट कांस्टेंट। ठीक है। इसी तरह से एक लॉ हमने और पढ़ा है एवोगाड्रोस लॉ का। तो एवोगाड्रोस लॉ को भी मेंशन कर देते हैं कि एवोगाड्रोस लॉ आपसे क्या कहता है। सो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ आपसे कहता है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे तो आपके पास वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसे हम मेंशन कर देते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें रह गई थी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो हम लिख देते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कैप्ट कांस्टेंट। ठीक है। अब इन तीनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, तो हम लिख देते हैं बाय कंबाइनिंग these थ्री रिलेशंस। अगर हम तीनों रिलेशंस को कंबाइन कर दें, देखें फॉर एग्जांपल पहला रिलेशन आपसे क्या कह रहा है, वॉल्यूम। दूसरा रिलेशन भी आपसे कह रहा है वॉल्यूम के लिए, तीसरा रिलेशन भी आपसे वॉल्यूम के लिए कह रहा है। कंबाइन करते में अगर एक ही क्वांटिटी आपके पास एक से ज़्यादा दफ़ा आएगी तो आपने एक ही दफ़ा मेंशन करनी है। तो यहाँ मैंने भी एक ही दफ़ा मेंशन कर दिया। अगेन प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपके पास बहुत सारी दफ़ा है, आपने एक ही दफ़ा मेंशन करना है। ऊपर से आपके पास वन है, टी है, एन है, तो इनको मेंशन कर देते हैं एन टी वन से मल्टीप्लाई होंगे तो वन ही आएंगे, इसलिए वन में नहीं लिख रहा। और डिवाइड में देखें, डिवाइड में अपॉन में आपके पास सिर्फ पी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो अपॉन में यहाँ भी मैं क्या लगा देता हूँ, पी लगा देता हूँ। ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं उसकी जगह एक कांस्टेंट। तो यहाँ मैं भी एक कांस्टेंट मेंशन कर देता हूँ और यहाँ हम लिख देते हैं एन टी बाई पी। अब इस कांस्टेंट का कोई ना कोई सिंबल होगा, तो जनरल गैस इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में या इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर आप जो कांस्टेंट का सिंबल यूज़ करते हैं वो आर यूज़ करते हैं, एन टी बाई पी। ठीक है। अच्छा, अभी पी नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर अगर मैं उसे ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, पी वी। अच्छा, अब लिखने का जो रूल है वो क्या है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को हम पहले लिखते हैं। तो एन स्मॉल में है इसलिए एन को मैंने पहले लिखा, फिर उसके बाद मैं आर टी को लिखूँगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं काम को। ठीक है। अच्छा, अब देखें अभी हमने लास्ट तक ये पढ़ा कि पी वी बराबर है एन आर टी के, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इस इक्वेशन को हम किसका नाम देते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड, बिल्कुल एग्जाम में आपने बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन या फिर जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन का नाम दे देते हैं साथ साथ।
ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपके पास। और यहाँ जो आर आया है, ये आर क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हेयर, यहाँ पे जो आर है, ठीक है, आर क्या है, एक कांस्टेंट है। हमने कांस्टेंट की जगह पे ही इसका सिंबल दिया था, अगर आपको याद हो। सो आर एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम किसका नाम देते हैं, इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं गैस कांस्टेंट। तो हम लिख देते हैं इज कॉल्ड अ गैस कांस्टेंट। ये एज इट इज़ आपने एग्ज़ाम के अंदर मेंशन कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ आ जाइए वापस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बॉयज़ लॉ में किया था, चार्ल्स लॉ में किया था, एवोगाड्रो लॉ में किया था, कि हम हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू के लिए फार्मूला बनाते थे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आर। अगर मैं इस आर के लिए फार्मूला बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये एन टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। सो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि पी वी डिवाइड बाई एन टी इक्वल आर। इसे हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ़, अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ एन की वैल्यू आपको दी हुई है, चलें इसे आप हटा दें, इफ़ एन की वैल्यू आपको दी हुई है 1, सो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, पी वी एन की जगह 1 पुट कर देंगे, टी एज इट इज़ आ जाएगा, और आर। मोस्ट ऑफ द केसेस में एन की वैल्यू हम 1 इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ भी 1 रख दी है। सो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा पी वी बाई टी इक्वल आर। अब याद रखें वही बिल्कुल सेम मैकेनिज्म कि एक हम वैल्यूज़ लेते थे एक्सपेरिमेंट से पहले की, और एक हम लेते थे एक्सपेरिमेंट के बाद की। तो एक्सपेरिमेंट से पहले के लिए जो काम है वो क्या हो जाएगा, एट इनिशियल स्टेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एट इनिशियल स्टेट, जैसे हमने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ में किया। तो सबके साथ अपन लगा देंगे पी वन वी वन बाय टी वन इक्वल आर। आर क्योंकि कांस्टेंट है, इसके साथ 1 और 2 नहीं लगाएंगे, दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से आप फाइनल स्टेट के लिए भी काम करेंगे। सो एट फाइनल स्टेट ये क्या हो जाएगा, पी टू वी टू बाय टी टू, बिल्कुल जैसा हमने एवोगाड्रो लॉ में किया था, बॉयज़ लॉ में किया था। और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अभी भी आपको पता है दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम है, तो हम क्या कर देंगे, कंपेयर। तो हम लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ से आर क्योंकि सेम है दोनों इक्वेशंस में, तो आर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिख देंगे, पी वन वी वन बाई टी वन। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी टू वी टू बाई टी टू। तो यहाँ पे आपके पास जनरल गैस इक्वेशन ख़त्म हो गई है। अच्छा, इसी के साथ पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि आपने वैल्यू ऑफ आर भी कैलकुलेट करनी होती है। ये जो आर गैस कांस्टेंट है ना आपके पास, इसकी वैल्यू भी साथ में आपने कैलकुलेट करनी होती है। तो इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, तो बेटा पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एग्ज़ाम में वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर बाय यूजिंग कॉमन एंड एस आई यूनिट्स। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉमन यूनिट्स पे और एसआई यूनिट्स पे। अच्छा, बस आपको क्वेश्चन इतना ही लिख के देगा, ना आपको वो कोई वैल्यूज़ लिख के देगा, ना आपको कोई और चीज़ लिख के देगा। बस आपने वैल्यू ऑफ आर का सुनते ही आपने जो भी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड पे होती हैं उनको मीट करते हुए आपने ये सारा काम करना है। सो पहले हम हेडिंग लगा देते हैं, वैल्यू ऑफ आर एट कॉमन यूनिट्स। क्या आप वैल्यू ऑफ आर को मालूम कर रहे हैं कॉमन यूनिट्स के ऊपर? ठीक है। अच्छा देखें, याद ये रखिएगा कि इनकी वैल्यूज़ के लिए आपने पहले तो डेटा बनाना है। डेटा के अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ़ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए आसान सी बात है, नंबर ऑफ़ मोल्स तो आप हमेशा 1 ही यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ मोल्स की जब भी आप यूनिट लगाएंगे ना, तो या तो आप लिख देंगे MOL, और या फिर आप लिख देंगे MOLES। कभी भी आप MOLE नहीं लिखेंगे,
अगर आप यूनिट के अंदर ई लगाते हैं सिर्फ, तो फिर वो ई कैंसिल हो जाएगा, आपने या तो एम ओ एल लिखना है या फिर एम ओ एल ई एस लिखना है। ठीक है, तो यूनिट आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की मोल है। उसके बाद वॉल्यूम पे आ जाइए। जो कांस्टेंट वॉल्यूम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉमनली, वो है 22.4 डी एम क्यूब। इन कॉमन और एसआई यूनिट्स में मेरे ख्याल से आपको फ़र्क पता होगा। बेटा एसआई यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज की जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको करेंसी में बताऊं तो डॉलर एक एसआई यूनिट है। ठीक है, डॉलर किसी भी आप कंट्री में चले जाइए, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डॉलर है। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम कॉमनली बात करें कॉमन यूनिट्स की, तो वो कॉमन यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम रुपीज़ यूज़ करते हैं, और कहीं पे दिनार यूज़ होते हैं, कहीं पे जैसे बंगाल है शायद वहाँ पे टका यूज़ होता है। इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स हैं। अब जिस तरह से अगर मैं मास की बात करूँ, तो मास में जो एसआई यूनिट है, जो इंटरनेशनली यूनिट होती है, वो केजी होती है। ठीक है, केजी होती है। और अगर हम कॉमन यूनिट्स की बात करें, तो वो हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। जैसे सोना है, अब सोना इतना महंगा है कि उसे आप केजी में तो शो कर ही नहीं सकते, तो आपने अपनी आसानी के लिए तोला में उसे शो कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो यूनिट्स अलग होती हैं, जब हम फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं तो यूनिट्स अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो बेटा टेस्ट ट्यूब में आप 1 किलो तो डाल ही नहीं सकते सैंपल, हम ग्राम्स में सैंपल डालते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में हम ग्राम यूनिट यूज़ कर लेते हैं मोस्टली। ठीक है, और फिज़िक्स के अंदर क्योंकि हम पूरी पूरी बॉडीज़ पे काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे केजी यूज़ करते हैं। सही है, तो कॉमन यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो हम अपनी आसानी के लिए उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉमन यूनिट चेंज होती रहती हैं, जबकि ऐसा यूनिट फिक्स्ड होती हैं, वो वर्ल्ड वाइड सेम होती हैं। वो चाहे फिज़िक्स हो केमिस्ट्री हो, ऐसा यूनिट सेम होगी, लेकिन कॉमन यूनिट्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग होंगी। सो अब हम इसका डेटा को और आगे लेके जाते हैं। सो वॉल्यूम आपके पास जो कांस्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम आप यूज़ करेंगे 22.4। ये कुछ भी आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिख के देगा, ये सब आपने याद रखना है। इसी तरह से टेम्परेचर जो हम यूज़ करते हैं वो 273 केल्विन है। प्रेशर जो आप यूज़ करते हैं वो 180 एम है। सो ये सारी कॉमन यूनिट्स पे वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, प्रेशर की। सो ये सब आपने याद रखनी है। मालूम हम क्या कर रहे थे, आर के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं। उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पी वी इक्वल एन आर टी। ऐसा ही है, मालूम हमें क्या करना था, आर, इसका मतलब एन और टी साथ में मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो पी वी डिवाइड बाय एन टी इक्वल आर। जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसे हम पहले लिख देते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर पी वी बाय एन टी। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। बेटा प्रेशर कांस्टेंट कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 180 एम, तो प्रेशर की जगह 180 एम रख देते हैं। वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो वॉल्यूम की जगह हम रख देते हैं 22.4। इसी तरह से एन पे आ चाहिए, एन आपके पास कितने हैं 1 मोल्स, एन की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 मोल्स। इसी तरह से टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, तो टेम्परेचर की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 273। अब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 0.0821। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास क्या है, पी, ऐसा ही है। पी की यूनिट क्या हमने यूज़ की थी, देखें पी की यूनिट हमने एटीएम यूज़ की है। तो बेटा इसकी यूनिट मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, एटीएम। पी के बाद क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या थी, डीएम क्यूब, तो यहाँ पे आप लिख देंगे साथ में डीएम क्यूब। उसके बाद देखें डिवाइड का साइन है, तो ये मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। और फिर आपके पास क्या है, एन, एन की यूनिट हमने क्या यूज़ की थी, देखें मोल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोल। इसी तरह से मोल के एन के बाद क्या है, टेम्परेचर, टी, टी की यूनिट हमने क्या यूज़ की थी, केल्विन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं केल्विन। सो ये तो वैल्यू ऑफ आर कॉमन यूनिट भी थी। अब हम इसी वैल्यू ऑफ आर को निकाल लेते हैं एसआई यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, मैं शीट बदल दूँ, 1 मिनट।
अब हम हेडिंग लगा देते हैं वैल्यू ऑफ आर एट SI यूनिट्स। आप SI यूनिट को यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ आर को निकाल रहे हैं, ठीक है। अगेन आप डेटा बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सेम है 1 मोल, टेम्परेचर भी आपके पास सेम है, जैसे टेम्परेचर आपने पढ़ा था 273, यहाँ भी बिल्कुल सेम है। अच्छा, वॉल्यूम पे यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, वॉल्यूम वहाँ पे कितना था 22.4, यहाँ पे आप जो वॉल्यूम यूज़ करेंगे वो 0.0224 यूज़ करेंगे मीटर क्यूब। इसी तरह से जो आप प्रेशर यूज़ करेंगे वो आप कितना यूज़ करेंगे 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मालूम हमें क्या करना है आर, तो आर के आगे हम बना देते हैं क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल NRT। आर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बनाना आता ही है, इसके साथ N और T मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो PV डिवाइड बाय NT इक्वल R। जो चीज़ मालूम करते हैं उसे हम पहले लिख देते हैं, PV बाय NT। वैल्यूज पुट कर दीजिए, प्रेशर कितना दिया हुआ है 101,300, लिख देते हैं 101,300। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.0224, तो वॉल्यूम लिख देते हैं 0.0224। इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं 1, तो नंबर ऑफ मोल्स पे लिख देते हैं 1। टेम्परेचर कितना है 273, तो टेम्परेचर लिख देते हैं 273। इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आपके पास आएगा 8.314। अच्छा, अब हम इसकी यूनिट के ऊपर आ जाते हैं। इसकी यूनिट अगर हम देखें तो देखें पहले प्रेशर है, और प्रेशर की यूनिट अगर आप देखें तो देखें प्रेशर की यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। साथ में आपके पास क्या लगा हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह पे हम लिख देते हैं मीटर क्यूब। उसके बाद ये डिवाइड का साइन है तो हम ये डिवाइड का साइन लगा देते हैं। उसके बाद नीचे n है, n की यूनिट मोल होती है, हम मोल लिख देते हैं। t है, t की यूनिट क्या होती है केल्विन, तो हम केल्विन लिख देते हैं। अच्छा देखें, इसको अगर मैं ओपन कर दूं, इसको अगर हम ओपन कर दें तो डिवाइड में आपके पास यहाँ पे अपॉन के अंदर आपके पास 2 दफ़ा मीटर है, mm 2 दफ़ा थे तो मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। और फिर यहाँ पे आपके पास मीटर कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, और डिवाइड में आपके पास क्या है मोल इंटू केल्विन। एक m से एक m कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल। सो आपके पास ऊपर जो क्वांटिटी बची है वो क्या बची है यूनिट के लिहाज से n, यहाँ से n बच गया, यहाँ से m बच गया, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। डिवाइड में आपके पास बचा है मोल इंटू केल्विन। अच्छा, अब याद ये रखना है आपने कि न्यूटन मीटर, ये शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा हो कि न्यूटन मीटर आपके पास जूल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं कैपिटल J, मोल इंटू केल्विन। यहाँ पे हमारे पास आर की दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। तो फिलहाल हम आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करें। अगले लेक्चर के अंदर हम इस जनरल गैस इक्वेशन का या आइडियल गैस इक्वेशन की हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।